बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम सेहत के मसाइल के बारे में खसूसी बातचीत करते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि आपको डिफरेंट रेमडीज़ और टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं और उम्मीद करती हूँ आप भरपूर उनसे फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। और आज हमारे साथ मौजूद होंगी माहिर ग़िज़ायत, हमारी मेहमान हैं ज़हरा मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया ज़हरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा आपका रमज़ान? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा। बिल्कुल ज़रा, आज हम प्रोग्राम में हम बात करेंगे जिस तरह से डायबिटिक जो होते हैं पेशेंट्स, वो किस तरह से रमज़ान में अपना डाइट का ख्याल रख सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे जो रमज़ान के अंदर रोज़े हम रखते हैं उसके अंदर उस एसेंस को हर बंदा चाहता है कि वो अपनी इबादत को पूरी तरह से जो है अंजाम दे सके। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उन लोगों को भी शौक़ होता है कि वो रोज़े रखें, मगर क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि हमारी जो है डायबिटीज़ उसके साथ हम किस तरह से जो है रमज़ान के रोज़ों को मैनेज करें, तो हम आज उसके ऊपर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो अपनी डाइट को मैनेज कर सकते हैं और रोज़े भी रख सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डायबिटीज़ होती क्या है। जब हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी में जो है वो रीडिंग्स आने लग जाती हैं। हम जब अब टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर आता है कि जी आपको शुगर डायग्नोज हो गई है, क्योंकि वो कुछ लेवल्स होते हैं। एक नॉर्मल रेंज होती है 70 से 90 फास्टिंग शुगर होनी चाहिए एक नॉर्मल बंदे की। फिर जब उसकी रैंडम हम शुगर चेक करें तो उसकी तकरीबन 140 से नीचे होनी चाहिए या 140 तक होनी चाहिए। एक कैटेगरी होती है प्री डायबिटिक की, जिनको डायबिटीज़ होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लेकर आएँ, अपनी खुराक के अंदर, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी के अंदर, अपनी स्लीप के अंदर, हर चीज़ के अंदर अगर चेंजेस लेकर आएँ तो वो उससे बच सकते हैं। इनके अंदर जो है हमारी जो डायबिटीज़ की जब हम फास्टिंग के अंदर चेक करते हैं तो उनकी फास्टिंग शुगर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आती है, जो आती है हम तकरीबन 100 से लेके 150-140 तक आती है। तो ये शुगर फास्टिंग के अंदर ज़्यादा कंसिडर की जाती है। फिर इसके बाद जब हम इनकी रैंडम शुगर चेक करते हैं तो वो 199 तक चली जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसके बाद डेली बेसिस पे चेक करनी चाहिए? जी रोज़ाना। अब मैं आपको बताती हूँ, जो प्री डायबिटिक होते हैं उनको तो अक्सर औकात पता नहीं होता। कुछ साइंस एंड सिम्टम्स उनकी बॉडी में शो होना शुरू हो जाते हैं, जैसे उनकी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, यूरिनेशन, उनको बार बार उनको यूरिन आना शुरू हो जाता है, या बार बार जो है वो जो है उनको इस प्यास लगने शुरू हो जाती है। भी तो बहुत लगती है। जी, हर एक के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये एक कुछ चंद हमने सिम्टम्स की बात की है, जैसे प्यास का ज़्यादा लगना, यूरिन का ज़्यादा आना, ये अमूमन कॉमन होते हैं। तो अब इसके अंदर आपको चाहिए कि आप एक डायबिटीज़ का टेस्ट करवा लें, जो कि आपकी पिछले 3 माह की डायबिटीज़ बता देगी कि बॉडी के अंदर शुगर है या नहीं है। उसके बाद वो लोग आते हैं जो कि ऑलरेडी डायग्नोज होते हैं कि उनको डायबिटीज़ हो चुकी है। अब ऐसे लोगों को ऑब्वियसली वो डॉक्टर के कंसल्टेशन से जो है रिकमेंडेशन के थ्रू जो है वो मेडिसिन ले रहे होते हैं। कुछ लोग इंसुलिन ले रहे होते हैं, कुछ लोग ओरल मेडिकेशन ले रहे होते हैं। अब जो लोग इंसुलिन ले रहे होते हैं उनका तरीक़ेकार डिफरेंट होता है। ज़ाहिर है उनको बता दिया जाता है कि आपने इतने यूनिट्स इंसुलिन के लेने हैं और इस वक्त पे आपने लेने हैं और इस तरह से आपने अपना खुराक को मैनेज करना है। मगर प्रॉब्लम आती है, आप डेली डे के अंदर तो वो मैनेज कर रहे होते हैं, जब आपने रोज़ा रखना होता है तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना, वो होता है हाइपोग्लाइसीमिया का। लोगों की शुगर जो है वो लो होना शुरू हो जाती है, ख़ास तौर पे रोज़ों के अंदर। क्योंकि उन्होंने दवाई भी खाई होती है, सहरी भी की होती है, उनकी शुगर लो होने का ख़तरा होता है। अब ऐसे में उनको ऐसी न्यूट्रिएंट डेंस फूड आइटम्स लेनी चाहिए जो कि उनको पूरा दिन जो है खुराक को आहिस्ता आहिस्ता जज़ब अपने खून के अंदर करें और पूरा दिन ताकत देती रहे। तो दूसरी किस्म के लोग होते हैं जो कि ओरल मेडिकेशन ले रहे होते हैं, उनका भी यही होता है सिलसिला कि उनको भी इसी तरह की न्यूट्रिएंट डेंस डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर वो उनको पूरा दिन जो है थ्रू आउट थोड़ी थोड़ी ताकत मिलती रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग बहुत जल्दी हमारे ऐसी कोई डाइट लेते हैं जो कि बहुत जल्दी हमारे खून में जज़ब हो जाती है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, तो वो बहुत जल्दी हमारा शुगर लेवल स्पाइक कर देती है। जब हमारा शुगर लेवल स्पाइक हो जाता है तो फिर शुगर बढ़ने के चांसेस भी होते हैं। अब कुछ इस तरह के इसमें नमक का जो इस्तेमाल है वो कम होना चाहिए। नमक जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है, हम उनको ये भी कहते हैं कि आप अपना नमक भी इत्तेदाल में इस्तेमाल करें, क्योंकि नमक जो है
वाटर रिटेंशन बॉडी के अंदर करने का बायस बनता है। और बेसिकली आपको कोई भी इंसान है, जैसे हम भी हैं, नॉर्मल रेगुलर इंसान भी है, हमें अवॉइड करना चाहिए एक तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से, और हमारे रमज़ान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना आर्टिफिशियल ड्रिंक्स पी जाती हैं, जो फ्लेवर्ड ड्रिंक्स होती हैं। आपको पता है वो सिर्फ़ और सिर्फ शुगर होता है और उसके अंदर एसेंस डाले जाते हैं और कलर्स डाले जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है और रिकमेंडेड नहीं है। तो फिर क्या इसका ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए? हाँ, हमारे इधर इस तरह होता है कि रोज़ा जब खोलते हैं ना यूजुअली लोग, तो वो कहते हैं कि हम पूरे दिन के प्यासे हैं, और हम लोग जो है ना खजूर से अमूमन खोलते हैं, जो कि सुन्नत भी है। मगर जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये है कि आप अगर आपकी शुगर हाई आ रही है तो फिर आप खजूर से मत खोलें रोज़ा, ठीक है, क्योंकि आपको अलाउ होता है कि आप रोज़े के अंदर शुगर चेक कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको शुगर खाने का मतलब खजूर खाने का दिल करता है तो आप अपनी शुगर को मॉनिटर करें, और अगर वो नॉर्मल रेंज में आ रही है तो फिर आप खाएं, ठीक है। और जहाँ तक हमारी ड्रिंक्स और बेवरेजेस की बात आ रही है, उसके अंदर ये है कि आप कोशिश करें कि आप पानी से रोज़ा अफ्तार करें। जब आप पानी, कुछ लोग कहते हैं हमारा दिल करता है कि हम ठंडा शरबत पिएँ इस तरह का, तो आप किसी फ्रूट से ड्रिंक बना लें। मैं बिल्कुल भी फ्रूट जूस नहीं कह रही हूँ, फ्रूट जूस एक डिफरेंट चीज़ है। फ्रूट जूस में 3-4 फल एक ही, जैसे सेब का जूस बनाना है तो 3-4 सेब डल जाते हैं, जैसे आपने मौसमी का बनाना है, तो मैं उसको नहीं रिकमेंड कर रही। मैं स्लश को या क्वेंच हम जिसको कहते हैं, उसके अंदर एक आपने एप्पल लेना है, उसको पूरा ब्लेंड कर देना है पानी के अंदर डाल के, उसका फाइबर भी अंदर ही रहेगा, और उसके अंदर अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा अगर आपको सूट करता है तो आप काला नमक डाल सकते हैं, थोड़ा सा आप हनी डाल सकते हैं, अपनी टेस्ट के मुताबिक उसको बना सकते हैं। ऐसी ड्रिंक बेहतर है निस्बतन कि आप आर्टिफिशियल ड्रिंक्स लें, ठीक है। और फिर शुगर के पेशेंट्स के लिए एक ये बात बहुत ज़रूरी है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कौन सी फॉर्म में लें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि वो उनको पूरा दिन जो है एनर्जी देंगे, क्योंकि उनको वक्त लगता है हज़म होने में। जिस चीज़ को ज़्यादा वक्त लगेगा हज़म होने में, वो चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। इसी तरह प्रोटीन जो कि हमें गोश्त से, अंडे से, दालों से मिलती है, वो भी वो लें, और लीन प्रोटीन लें, जैसे कि वाइट मीट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, रेड मीट का थोड़ा कम करें, क्योंकि डायबिटीज़ अकेली एक बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ अपने साथ बहुत सारी और बीमारियां भी लेकर आती, जिसके अंदर के हम कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम भी हो सकता है, यूरिक एसिड का हो सकता है, बोन्स का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी बॉडी की मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए हमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर उसके बाद आ जाती है हाइड्रेशन, पानी कितना पी रहे हैं। मोस्टली लोग जो है पानी को जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं, पानी की पूरी मिकदार नहीं लेते। हर एक नॉर्मल इंसान के लिए, जैसे अब गर्मी का मौसम आ गया है और रोज़ों के अंदर ख़ास तौर पे हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं अपनी वाटर इनटेक को, तो वाटर इनटेक आपका 6 से 8 ग्लास होना चाहिए। अब उसको किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, हम 2 ग्लास तो हमने जो है अफ्तारी के टाइम पे पी लिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारी अफ्तारी से लेके सहरी तक का जो ड्यूरेशन है, उसके अंदर आप अपने बाकी 6 ग्लास या 5 ग्लास डिवाइड करें। हर घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद 1 ग्लास पानी ज़रूर पी लें। उससे ये होता है, याद रख के, उससे ये होता है कि आपकी वाटर डेफिशिएंसी नहीं होती। अक्सर लोग ये भी कंप्लेन करते हैं हमारे पाँव सूज जाते हैं या हमें स्वेलिंग हो जाती है बॉडी के ऊपर, वो इसलिए ही होती है क्योंकि हम पानी की कमी होती है बॉडी के अंदर। फिर चौथी चीज़, तो उसमें क्या नमकियात की भी कमी होने की? नमकियात की भी कमी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आप मेडिसिन कोई ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, चौथी चीज़ इसके अंदर आती है कि आपने अपनी मेडिसिन टाइम पे लेनी है। आप ये नहीं कर सकते कि जी मैं अपनी मेडिसिन जो है वो स्किप कर दूं, या मैं अपनी मेडिसिन जो है वो भूल गया। मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है, और किसी भी सूरत में, इमरजेंसी में, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं या आपका दिल घबरा रहा है, आपने सबसे पहले अपनी ब्लड शुगर मॉनिटर करनी है, जो टिप है, ठीक है। फिर हमारे आते हैं मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो आपको एक सपोर्ट देते हैं, ठीक है। जब आप शुगर का पेशेंट बहुत सारी मेडिकेशन ले रहा होता है, बहुत सारी मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे आपने मेंशन किया बोन्स के, मसल्स के इशू आ जाते हैं, तो उसके अंदर आपको विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी है। फिर एक हमारा
सप्लीमेंट होता है क्रोमियम का, वो शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा जो है कुछ चीज़ें हमारे डेली डे घर में भी मौजूद होती हैं, किचन में से भी आप चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जो शुगर के पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल होती हैं, जैसे कि हल्दी हो गई, जैसे कि दालचीनी हो गई। ये भी शुगर को और इन्फ्लेमेशन को बॉडी में कम करती हैं। मगर इन सारी चीज़ों को, ये तो हमने एक जनरल बात की है ना, मगर इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट आप नहीं कर सकते। जैसे आप अगर कहती हैं कि आपके घर में किसी को शुगर है, तो आप घर जाके उसको ये सारी बातें इम्प्लीमेंट नहीं कर देंगी, क्योंकि उसकी एक हिस्ट्री होगी, एक फ़र्क मेडिकेशन चल रही होगी। तो इसलिए माहिर ग़िज़ाइयत का रोल यहाँ पे आता है कि वो आपको बताएं कि किस तरह से आपने अपनी डाइट के अंदर बिल्कुल उसको बैलेंस आउट करना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। मेरे पास कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनको रोटी सूट नहीं करती और उनको चावल सूट कर जाते हैं। तो ये नहीं होता कि आपने शुगर हो गई है तो आप चावल तो बिल्कुल नहीं खा सकते। लेकर आते हैं पेशेंट्स आपके लोग पास? कहते हैं कि जी हमारी शुगर रात को, जो फास्टिंग शुगर है ना, वो ज़्यादा हाई होती है या ज़्यादा स्पाइक हो जाती है। उसकी वजह यही होती है कि हम देर रात को खाना खाते हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक। सोने की वजह से भी ऐसे प्रॉब्लम्स पैदा होती है? पहले तो हमारा प्रॉब्लम यहीं शुरू हो जाता है ना बेसिक, कि हमारा डिनर टाइम बहुत लेट हो गया। हमारा डिनर टाइम जो है वो 8 o'clock से या 8:30 मैक्सिमम होना चाहिए। इसके बाद जो हम डिनर करेंगे ना, वो तो हम कॉम्प्रोमाइज़ ही करेंगे अपनी सेहत के ऊपर, ठीक है ना। आपको डिनर अपना 8:30 तक मैक्सिमम ले लेना चाहिए, जो आपका प्रॉपर डिनर होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको भूख लगती है, आप जाग रहे हैं किसी काम के सिलसिले में या कोई भी वजह है, आप जाग रहे हैं और आपको भूख लग गई है, तो आप कोई स्नैक लें, ठीक है। कोई भी अच्छा सा न्यूट्रिएंट डेंस स्नैक लें जो कि आपको फ़ायदा दे, ना कि नुकसान दे। अच्छा, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी शुगर जो है वो ज़्यादा आ रही है। तो जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है तो उन्होंने या तो रात को नान खाया होता है या कोई कबाब खाए होते हैं। वैसे भी मना करते हैं तो नान तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे जिन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा मैदा इस्तेमाल किया जाता है, उन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी हमारे ब्लड के अंदर जो है वो शुगर के लेवल को स्पाइक करती हैं। ओके, और प्रोटीन का पहले बता रही थी आप, जी जी, इसमें कौन कौन से जो प्रोटीन का इस्तेमाल होना चाहिए? सबसे बेस्ट जो है ना आजकल रमज़ान के अंदर प्रोटीन की क्या सोर्स यूज़ हो सकती है? अंडा। सहरी में अंडा ज़रूर खाएं अगर आपको अंडा सूट करता है। कुछ लोगों को अंडा सूट नहीं करता किसी भी वजह से, अगर आपको करता है सूट तो आप अंडा ज़रूर खाएं, ठीक है। और अंडे का ऑमलेट बना के खाएं, फ्राई करके खाएं, नॉन स्टिक पैन में बना के खाएं ताकि वो ज़्यादा घी या ऑयल में ना पके, ठीक है। नंबर 2, आपको अगर पराठा खाने का शौक़ है तो आप सादी रोटी बनाएं, जौ की बनाएं या वीट की बनाएं, जो आपको सूट करता है, और उसके ऊपर हल्का सा 2-3 ड्रॉप्स देसी घी डाल के उसको आप मॉइस्ट कर दें। आपने एक एसेंस ही लेना है ना। आप ये नहीं कह सकते कि आप हर चीज़ से महरूम हो जाएं। नहीं, सादा खुश्क फुल्का आपने खाना है या आप बिल्कुल भी ऐसे कोई चीज़ नहीं खा सकते। टेस्टलेस तो नहीं करनी ना। हर बंदे का दिल चाहता है रमज़ान आया उसको हम अच्छे से जो है सेलिब्रेट करें। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें हमारे दस्तरखान पे दी होती हैं, दिल करता है कि सबको टेस्ट करें, खाया जाए। तो आप एतदाल में रहकर सब कुछ जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। यानी लिमिटेड खाना चाहिए। लिमिटेड नहीं, पोर्शन कंट्रोल के साथ। पोर्शन कंट्रोल जैसे हम पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुकी हूँ मैं टीवी शो पे आके, कि आप अपनी प्लेट को डिवाइड करें 2 हाफ्स के अंदर। एक हाफ के अंदर आपने डालनी है सारी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के अंदर हमने कौन सी वेजिटेबल्स डालनी ये भी ज़रूरी है। जो ज़मीन के, ख़ास तौर पे शुगर के पेशेंट्स के लिए मैं बात कर रही हूँ, जो ज़मीन के नीचे उगने वाली वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना। जैसे आलू हो गए, ये सारी जो ज़मीन के नीचे उगती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टार्ची होती हैं और वो फिर शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से अप करती हैं, तो उनका अवॉइड करना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। या जो भी हम सिंपल सी उनको वो दे देते हैं एक ना टिप, कि जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं सब्जियां वो इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा आपके लिए मुफीद हैं। तो वो इस्तेमाल करें और उनका सैलड खा लें या उनको स्टीम फॉर्म में खा लें, या अगर सालन भी बना हुआ है तो वो। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हाफ आपकी प्लेट का बचा है उसको मज़ीद 2 हाफ्स में करें। एक में आप अपना जो है कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन डालें, जिसमें आपकी रोटी आ सकती है, चावल आ सकते हैं, कोई अगर आपको ब्रैन पास्ता
कोई ब्रांड नूडल्स, ब्राउन पास्ता, ब्राउन नूडल्स भी अब मार्केट में बड़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। ब्रांड राइस अवेलेबल हैं, जौ का आटा अवेलेबल है, फिर मल्टीग्रेन है। जिस तरह आपकी न्यूट्रिशनिस्ट या कंसल्टेंट आपको बताता है कि ये आपके लिए ठीक है, आप वो चीज़ इस्तेमाल करें एक क्वार्टर में। जो अब लास्ट क्वार्टर बच जाता है उसके अंदर हम डालेंगे अपना प्रोटीन। अब उसके अंदर आप गोश्त डालें, आप उसके अंदर कबाब डालें, आप उसके अंदर सालन बना हुआ डालें, आप उसके अंदर अंडा डालें, दाल डालें, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, मगर उसका आपको पोर्शन पता चल जाता है। आप किसी दावत में जाएं या आपको पता बहुत ट्रेंड होता है अफ्तारी के, बहुत सारे बफेज लगते हैं, लोग जाते हैं दूसरों के घरों में भी दावतों पे, तो वहाँ पे अगर आपको ये हर एक के लिए वैसे ये जनरली टिप है कि आप पोर्शन कंट्रोल अपनी प्लेट को इस तरह से बनाएंगे तो आप कभी भी जो है ना वो नहीं फ़ील करेंगे, डिस्टर्ब नहीं फ़ील करेंगे, आपकी डाइजेशन भी ठीक रहेगी, आपका मैदा भी ठीक रहेगा। बिल्कुल। ज़रा जो शुगर के मरीज़ों में ब्लड की कमी बहुत ज़्यादा होती है और ये नॉर्मल है बहुत ज़्यादा, तो इस हवाले से क्या कोई रेमेडी बताएं कि किस तरह से किस चीज़ का इस्तेमाल करें? अच्छा, डिपेंड करता है कि ब्लड की कमी है या नहीं है, हर एक में नहीं होती है। आपको एक प्रॉपर टेस्ट करवाना चाहिए। हर किसी भी मेडिसिन सप्लीमेंट को लेने से पहले प्रॉपर टेस्टिंग लाजमी है। जिस तरह शुगर की भी, अगर आप कहते हैं ना कि जी मुझे तो हाँ, अगर कोई बंदा शो देख रहा होगा वो कह देगा कि जी मुझे तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, मतलब बार बार मुझे यूरिन आता है, मुझे बार बार जो है प्यास लगती है, तो मुझे लगता है मुझे शुगर हो रही है और मैं जो है सब कुछ शुरू कर देता हूँ। अच्छी बात है, भी आपको सेफ साइड पे रहना चाहिए, मगर टेस्ट करवाना सबसे बेसिक चीज़ है। तो इसी तरह ब्लड का भी टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। एक सिंपल सा टेस्ट आता है, आप करवाएं, HP का टेस्ट करवाएं कि आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन जो है उसकी क्या मिकदार है, ठीक है। अगर वो लोअर साइड के ऊपर है तो फिर आप अपनी कंसल्टेंट से पूछें, वो आपको मेडिसिन वगैरह देंगी, और मेडिसिन या सप्लीमेंट से पहले वो आपको खुराक के ज़रिए उसको बढ़ाने का तरीका बताएंगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फूड हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास लाल लोबिया है, चुकंदर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे ब्लड को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प देती हैं। तो हमें ये नहीं है कि हमने सिर्फ मेडिसिन से ही अपनी जो है बॉडी की डेफिशिएंसीज़ को जो है ओवरकम करना है, मगर हमारे पास बहुत सारी फूड आइटम्स भी इस तरह की हैं, अगर उनका प्रॉपर वे में इस्तेमाल किया जाए तो वो हमें फ़ायदा देती हैं। अच्छा, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो थोड़ी वेरी करती है, बिकॉज़ हो सकता है ना कि आपकी शुगर एकदम डाउन हो जाए, आप बहुत इंटेंसिव कोई का वर्कआउट कर लें या कोई इस तरह का कर लें, एक नॉर्मल बंदे से थोड़ा सा हट के रूटीन होती है, मगर बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखें सुबह और शाम दोनों टाइम पे। अब सुबह किस तरह, एक तो मॉर्निंग वॉक बहुत हेल्दी होती है। अगर आप रोज़े में अपने घर के अंदर बाग है, कोई गली है या लॉन है, कुछ भी ऐसी जगह है या बाहर स्ट्रीट है, आप थोड़ी सी वॉक कर सकती हैं तो सुबह ज़रूर करें वॉक। चंद मिनट की वॉक भी आपकी सेहत के ऊपर अच्छा इफ़ेक्ट लेकर आएगी। आप वॉक करें। उसके बाद जो है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है ज़रूरत है टोनिंग की, तो आप कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ हैं वो ज़रूर करें। यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी अच्छी वीडियोस हैं, और आप किसी अपनी कंसल्टेंट या न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ भी सकते हैं कि हम किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत हैवी या बहुत इस तरह की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जो आपको एग्जॉस्ट कर दे। फिर उसके अलावा शाम को आपको वॉक ज़रूर करनी चाहिए। वो वॉक आपने ख़ाली स्टमक के ऊपर नहीं करनी, ठीक है। आपने मतलब रोज़े से पहले, हम जब नॉर्मली रेगुलर इंसान को जिसको डायबिटीज़ नहीं होती, से पहले कुछ देर पहले करनी चाहिए। नहीं, जो मैं वही बता रही हूँ, जो रेगुलर नॉर्मल हम जिस तरह के जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप अफ्तारी से पहले जो है वॉक भी करें और थोड़ा सा वर्कआउट भी करें। तो वो बॉडी ऑलरेडी जो वेट लॉस करना चाह रहे होते हैं, तो बॉडी ऑलरेडी डेफिसिट में गई होती है, तो वो बर्न करती है फिर अपना स्टोरेज फैट वगैरह। मगर जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनका थोड़ा हिसाब अलग है। उनको खाने के कितनी देर बाद, कम से कम 45 to 60 मिनट्स के बाद वो वॉक करें, ठीक है। और इस ताकि खाना भी उतने देर तक थोड़ा बहुत आपको डाइजेस्ट होना शुरू हो चुका होता है, और उसके बाद आप वॉक करें। 20 मिनट की वॉक भी आपके लिए बहुत होगी। आप वॉक को डिवाइड करें। वॉक जो है वो आप मॉर्निंग वॉक करें या फिर आप इवनिंग वॉक? हाँ, दोनों टाइम पे चहलकदमी तो आपको हर बंदे को ही करनी चाहिए। सुबह भी आप करें 5 से 8 मिनट की, शाम को आप थोड़ी बढ़ा के कर लें, आपका स्टेमिना ज़रा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर आपको पता है हमारी रमज़ान के अंदर नमाज़ों का हमें जो होता है कि वो
वो भी हम बड़ी बाकायदगी से सब लोग पढ़ रहे होते हैं, उसमें भी एक एक्सरसाइज छुपी हुई है। और फिर उसके बाद जो लोग माशाल्लाह तरावी पढ़ते हैं तो तरावी से भी बड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। तो उससे एक तो आपको वैसे भी आपको सवाब भी मिलता है और आपकी जो है वो एक्सरसाइज भी हो जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़हरा आपका। और जो एक्सरसाइज है नाज़रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी ख़त्म हो चुका है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।